प्यारे बच्चों, आज हमें जो सब्जेक्ट स्टडी करना है वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बेसिकली आज हमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उनका मीनिंग हमें समझना है कि उनका मतलब क्या है। ठीक है। फर्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल की सिंपल सी आपकी जो डेफिनेशन है, एक्सेप्टेंस एंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस से वह अधिकतम एंगल है जिस पर लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश कर प्रोपेगेट हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मीन्स एक वो एंगल जिस एंगल पर हम किसी रे को या किसी ऑप्टिकल रे को ऑप्टिकल फाइबर पर इंसिडेंट करें और इंसिडेंट करने के बाद वो रे क्या हो हमारी प्रोपेगेट हो जाए। ठीक है, तो वो जो जिस एंगल पर वो रे हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के सरफेस पर इंसिडेंट की है वो एंगल कहलाएगा हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। यदि हम उससे ज़्यादा एंगल पर किसी रेस को डाल रहे हैं तो वो क्या होगी हमारी, भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल में एंटर तो कर जाएगी लेकिन वहाँ पे आगे प्रोपेगेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन जो लाइट जो सिग्नल है उसका प्रोपेगेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। इस डायग्राम में बेसिकली क्या दिखाया गया है, ये हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में आप ध्यान से देखिएगा, ये ए रे क्या हो रही है हमारी इंसिडेंट हो रही है। तो इस ए रे को हमने जो एंगल माना है ये थीटा ए एंगल हमने एज्यूम करा है कि ये थीटा ए एंगल पर इंसिडेंट हो रही है आपकी। ठीक है, जब इस पर इंसिडेंट हो रही है तो उसके बाद ये ऑप्टिकल फाइबर सरफेस से क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद ये क्या होगी आपकी ऐसे ट्रैवल कर रही है। ऐसे ट्रैवल करने के बाद भाई यहाँ पे एक नॉर्मल है, इस नॉर्मल से इसमें जो एंगल है वो हमने मान लिया कि वो क्रिटिकल एंगल पर आपकी इंसिडेंट हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल में वही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी करा है कि यदि कोई रे किसी सरफेस पर क्रिटिकल एंगल या उससे ज़्यादा के एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है हमारी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से कम है तो वो क्या होगी हमारी दूसरे मीडियम में चली जाएगी। चूँकि हमने इसको एज्यूम करा है कि भाई ये क्रिटिकल एंगल पर ही इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, हमने एज्यूम करा है तो ये वे क्या होगी हमारी दूसरे, जैसे ये क्लैडिंग यहाँ पे लिखा है तो क्लैडिंग वाले पार्ट में ना जाके ये क्या होगी हमारी सेम उसी जिस मोड में वो थी उसी मोड में क्या होगी अब से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर वो क्लैडिंग वाले पार्ट से टकराएगी तो ये क्या होगी हमारी वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी, यहाँ से ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, मीन्स वो दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं। ठीक है, अब इसी में भाई हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे हम बात करें इस बी रेज की। ठीक है, तो बी रेज में क्या हो रहा है हमारा, ये बी रेज हमारी जो इंसिडेंट हो रही है, देखिए ये हमारा जो एंगल है ये थीटा ए है। इस एंगल को हमने क्या माना है थीटा ए माना है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि हमने जो बी रेज इंसिडेंट करी है वो हमारा जो थीटा ए एंगल हमने माना था उससे ज़्यादा वाले एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है भाई, ये जो हम पूरे एंगल की बात करें तो थीटा से ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, यदि हम पूरा एंगल लें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या हो गया थीटा से ज़्यादा होगा ना। जब ये रेस पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद जब आपकी मीडियम में जाएगी इस तरह से ये और ये आपका नॉर्मल है तो आप देखेंगे कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा कम होगा। तो क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से क्या होगी, ये आपकी जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या होगी हमारी इस कोर वाले मीडियम से छोड़ के ये क्या होगी आपकी क्लैडिंग वाले मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, अब ये आप क्लैडिंग वाले पार्ट से टकराएगी फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या होगी आपकी वो क्लैडिंग वाले पार्ट में से टकरा टकरा के वहीं पर ये क्या हो जाएगी लॉस्ट हो जाएगी, मतलब खो जाएगी, आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस एंगल का। मीन्स इस थीटा ए ये जो एंगल आपको दिया हुआ है इस एंगल और ये आपका बेस है, इसके बीच में आप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस एंगल पर आप जितनी भी रेज इस पर इंसिडेंट करेंगे वो सारी रेस क्या होंगी हमारी आगे, उनका एंगल क्या होगा आपका थीटा सी से ज़्यादा होगा, मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा और वो रेस क्या होंगी हमारी ऐसे ट्रैवल करती चली जाएंगी इसमें। यदि इससे ज़्यादा आप इस थीटा से ज़्यादा एंगल पर आप लेंगे कोई भी एंगल तो उस कंडीशन में क्या होगा वो जो हमारी रेज है वो
मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेगी और वो क्या हमारी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली डेफिनेशन थी किसकी, एक्सेप्टेंस एंगल। तो आपको ध्यान रखना है एक्सेप्टेंस एंगल वो आपका वह मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल है जिस पर कोई भी ऑप्टिकल रे या लाइट रे फाइबर में प्रवेश करे और करके प्रोपेगेट हो जाए। भाई उसके अंदर प्रवेश करना मेन बात नहीं है, लेकिन प्रवेश उसके अंदर एंटर होने के बाद प्रोपेगेट होना मेन बात है। तो वह मैक्सिमम एंगल जिस एंगल पर कोई भी ऑप्टिकल रे है ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद वो क्या हमारी प्रोपेगेट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, इसी में एक टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर। ये एक टर्म्स है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए डायग्राम है आपका। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपके बेसिकली 3 मीडियम आपके यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 3 मीडियम कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट मीडियम है आपका ये एयर, इसका इंडेक्स हमने माना है एन नोट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक हो गया आपका कोर और एक हो गया हमारा क्लैडिंग। ठीक है, ये हो गया कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हो गया हमारा क्लैडिंग का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली एक टर्म्स है आपका, एक पैरामीटर है जो एक्सेप्टेंस एंगल और जो तीनों मीडियम है आपके, है ना, यहाँ पर 3 मीडियम कौन कौन से हो गए आपके, एक मीडियम हो गया आपका एयर मीन्स हवा, एक हो गया आपका कोर और एक हो गया हमारा क्लैडिंग। ठीक है, तो तीनों मीडियम के बीच के संबंध को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 4 टर्म्स हो गए यहाँ पर, एक हो गया आपका एक्सेप्टेंस एंगल और 3 टर्म्स क्या होंगे आपके, कोर, क्लैडिंग और एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ये दर्शाता है कि उनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसको डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। इस डायग्राम में हमने एक रेज ली है। ठीक है, ये रेज क्या हो गई हमारी, यहाँ से θ1 पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये अंदर एंटर करी, एंटर करने के बाद ये नॉर्मल है, यहाँ से एंगल ये आपको बन रहा है। ठीक है, तो डायग्राम ध्यान से आप देख लीजिएगा। इस डायग्राम के बेस पर ही हमें क्या करना है, इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करना है। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिए ना, इसमें ये एंगल θ1 है, ये एंगल हमारा θ2 है, ये एंगल हमारा फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये भी हमारा फाई होगा क्योंकि सेम मीडियम है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है आपका बी। ये है आपका एयर, ये आपका कोर और ये हमारी क्लैडिंग। तो ये सारे टर्म्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसमें ये डेरिवेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो स्नेल का आपने जो नियम पढ़ा हुआ है, इस नियम के अनुसार आप देख लीजिए भाई क्या होता है हमारा, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, एन नोट साइन θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 साइन θ2। उस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उस डायग्राम में भाई एन नोट क्या है, हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो देख लीजिए ध्यान से θ1 है। ऐसे ही वो जो दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है कोर वाले में, वहाँ पे जो एंगल है वो θ2 है ना, तो यहाँ उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, N1 है। तो यहाँ से जाएगा एन नोट, ये स्नेल का नियम होता है। ठीक है, एन नोट साइन θ1 इक्वल टू N1 साइन θ2। अब उस डायग्राम को ध्यान से देखिए, उसमें जो ट्रायंगल बना हुआ है आपका ABC, ABC में यदि हम फाई एंगल निकालते हैं तो फाई की वैल्यू होगी आपकी π/2 माइनस θ0। ठीक है, जहाँ पे फाई क्या हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में से अभी यदि हम ये जो वैल्यू हमारी, ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो आ जाएगा एन नोट साइन θ इक्वल टू N1 साइन π/2 माइनस फाई, साइन π/2 माइनस फाई क्या होता है आपका कोस फाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कोस फाई। ठीक, कोस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो फाई है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई सी से, और θ1 क्या होता है हमारा थीटा ए। यहाँ पर जो ये फाई सी है ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और थीटा ए क्या हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये वाला टर्म्स आ जाएगा हमारा ना, N1 सॉरी ये वाला टर्म्स आ जाएगा एन नोट साइन θ इक्वल टू N1 1 माइनस साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी हमने N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे हमारे, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो इसमें ये जो टर्म्स है आपका एन नोट साइन थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हो जाएगी आपकी एन नोट साइन थीटा इक्वल टू
मीन्स या तो ये वैल्यू हो जाएगी या ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस पर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं या अपने बोर्ड की भी बात कर रहे हैं तो काफ़ी इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये आ जाएगा भाई, इसमें जैसे यहाँ पे इसने एज्यूम करा डेल्टा, तो डेल्टा क्या है हमारा, कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उन दोनों का डिफरेंस है, उसको हमने क्या करा डेल्टा से रिप्रेजेंट करा। तो डेल्टा का फार्मूला होता है n1² माइनस n2² अपॉन 2n1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो डेल्टा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारी ना। अब जो डेल्टा की वैल्यू हो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यदि हम, ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल पर चल के वैल्यू आ जाएगी आपकी n1/2 डेल्टा। तो ये दो फार्मूले हैं आपके, एक तो ये है न्यूमेरिकल पर्चर का फार्मूला, एक आपका ये फार्मूला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। ठीक है, इस पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बोर्ड के भी, जैसे आपको बोर्ड के भी एग्जाम है तो इन दोनों पर मैक्सिमम चांस है कि आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक